अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर थर्ड लेक्चर है अबाउट द सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और ये चैप्टर नंबर 2 है स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड्स। और चैप्टर नंबर 2 का नाम जो है वो बायोलॉजिकल मेथड है और इसमें जो है हम थर्ड स्टेप को डिस्कस करेंगे डिटेल से कि हाइपोथेसिस फार्मूलेशन क्या होता है। लास्ट 2 लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द what is the biological method and the second lecture में मैंने डिस्कस किया था रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन के अंदर मैंने एक क्वेश्चन किया था, अंडरलाइन किया था। आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चन जो है एज ए पेपर के एग्ज़ाम्स के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये था कि वाई क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट दैन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। एक ये क्वेश्चन जो है पेपर के अकॉर्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन क्वेश्चन इज़ द व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। दीज आर टू क्वेश्चंस which are most important for exam for 9th class students, so be careful to read and write and understand and remember first of all। और आज का जो मेरा लेक्चर थर्ड है इसमें हम थर्ड स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे और उस स्टेप का नाम है हाइपोथेसिस फार्मूलेशंस। इसमें इसकी सबसे पहले मैं लिखूँगी हाइपोथेसिस क्या होता है और उसके बाद मैं लिखूँगी कि हाइपोथेसिस फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है और उसके स्टेप्स क्या होते हैं। जिस तरह हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए और उसकी साइंटिफिक वे में उसके रिसर्च वे में और कहा था कि इसके ये स्टेप्स हैं। पहले उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर हम उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर हम उसको हाइपोथेसिस लिखेंगे, फिर उसके बारे में हम डिडक्शन देंगे, फिर उसके बारे में हम रिजल्ट्स निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट देंगे, रिजल्ट्स निकालेंगे और उस रिज़ल्ट को हम रिपोर्ट करेंगे। ये कुछ वे था और इस वे का टेबल जो है मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 में जो है वो मैंने इसको बना दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाके सर्च करके उसको देख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। एंड देन आई विल बी डिस्कस अबाउट द हाइपोथेसिस फार्मूलेशंस। और हाइपोथेसिस फार्मूलेशन की सबसे पहले मैं हाइपोथेसिस डेफिनेशन लिखूँगी। इस टॉपिक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो हाइपोथेसिस की है और मोस्टली पेपर में ये पूछी जाती है, डिफाइन हाइपोथेसिस। और ये पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस आर टू मोर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक इज द डिफाइन हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज द स्टेप ऑफ द हाइपोथेसिस फार्मूलेशंस। एंड यहाँ मैंने 2 डेफिनेशन लिखी हैं हाइपोथेसिस की। पहले जो लिखी है वो मैंने लिखी है बीइंग विद अ एक्सेप्शन असम्पशंस कॉल्ड हाइपोथेसिस। कि आपके पास आपने जो ऑब्जर्व किया उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपने प्रूफ किया और उसमें आपने टेस्टिंग भी की है, तो हम उस चीज़ से जो वर्ड्स यूज़ करेंगे और जो असम्पशन निकालेंगे, जो ख्यालात निकालेंगे और जो इमेजिनेशन निकालेंगे और जो एक एक्सप्लेनेशन निकालेंगे, हम उसको कहेंगे ये हाइपोथेसिस है। अब हाइपोथेसिस फार्मूलेशन क्या होता है? हाइपोथेसिस फार्मूलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पॉसिबल, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है, एक क्रिएटिंग पॉसिबल एंड टेंटेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशंस फॉर अ गिवन सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड स्टडी एंड रिसर्च स्टडी इंफॉर्मेशंस का सेट, दिया हुआ सेट के लिए जो सॉल्यूशंस की एक्सप्लेनेशंस हैं, तकसीम वाली टेंटेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशंस फॉर अ गिवन सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टडी एंड रिसर्च, इसको हम हाइपोथेसिस फार्मूलेशंस कहते हैं। और उसके बाद मैं फिर दोबारा डिफाइन लिखूँगी हाइपोथेसिस की, और ये डिफाइन आपको बहुत ज़्यादा जो है रिमेंबर रखने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर एग्ज़ाम। और इसमें जो है मैं लिख रही हूँ हाइपोथेसिस, डिफाइन हाइपोथेसिस, तो इसमें मैं लिख रही हूँ दिस ऑब्जर्वेशन, और यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ, मैं इस तरह लिख सकती हूँ द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को इस तरह डिफाइन करेंगे, दिस द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस के 5 स्टेप्स हैं और हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें शुड बी जनरल स्टेटमेंट, इसमें एक आम जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। मतलब जब आप किसी कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आप कुछ लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने एक पूरा एक हाइपोथेसिस बनाया है। उस हाइपोथेसिस में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, और देन स्टेप इज द शुड बी टेंटेटिव आइडिया,
और इसका जो है आइडिया जो है बहुत वाज़िया होना चाहिए, उसमें एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उसमें पता होना चाहिए कि इस आइडिया के अंदर हम ये बात कर रहे हैं। एंड थर्ड इज़ दैट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन with available observations, and fourth should be kept on as simple as possible, and five is that should be testable and potential falsifiable. There should be a way to show the hypothesis is false, a way to disprove the hypothesis. These are 5 steps for to define the hypothesis, a correct hypothesis. सो यू कैन, आप लोग इसको याद कर सकते, याद करें कि पहला जो है उसकी इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट। यहाँ मैं अभी तक जो है डेफिनेशन ही लिख रही हूँ, और इसमें मैंने देखिए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। उसमें हाइपोथेसिस फार्मूलेशन की डेफिनेशन में मैंने लिखी है कि क्रिएटिंग पॉसिबल टेंटेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लेनेशंस फॉर अ गिवन सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड hypothesis formulations. and second is the ये उसके बाद मैंने जो है वो 5 स्टेप्स जो लिखे हैं, पहला लिखा है जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए, दूसरा लिखा है टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, थर्ड लिखा है वेरिएबल ऑब्जर्वेशंस के साथ अग्री होना चाहिए, एंड फोर्थ जो है वो इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियल फाल्सिफाइबल, and there should be a way to show the hypothesis is false, a way to disprove the hypothesis. These are 5 steps to improve the steps of the hypothesis, and these are definitions of the hypothesis. And second and fourth step is the deductions. इसमें डिडक्शंस कहाँ कहाँ पर होती हैं। डिडक्शंस का आप अगर नोट करें तो डिडक्शन के अंदर मैं ये होगा कि आपने जो हाइपोथेसिस करी होगी उसको एक सेंटेंस में लिखेंगे। हाइपोथेसिस होगा, उसमें एक कॉन्सिक्वेंसेस होगा, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शंस। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्शंस को नोट करेंगे कि जो हाइपोथेसिस से रिजल्ट बाहर निकलेगा उसे डिडक्शन कहेंगे। और डिडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम इफ़ एंड देन का यूज़ करते हैं। तो ये एक MCQs के तौर पर इंपॉर्टेंट है कि MCQs एज MCQs के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, डिडक्शन करते हैं किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस की, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की, उसमें इफ़ और देन कहाँ यूज़ होता है। डिडक्शन के अंदर, हाइपोथेसिस के अंदर, रिजल्ट्स के अंदर, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। तो 4-5 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपने डिडक्शन के ऑप्शंस को टिक करना है, क्योंकि वहाँ पर इफ़ और देन का यूज़ होता है। अगर आपका हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट हो गया है और वहाँ पर एक्सेप्ट हो गया है, देन फर्दर उसकी फार्मूलेशन होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकाले जाएंगे, उसके रिजल्ट्स निकाले जाएंगे, अगर आपका हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट साबित हो चुका हुआ है। अदरवाइज़ आपको फिर दोबारा जो है हाइपोथेसिस लिखने की ज़रूरत है, ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है। अगर आपका हाइपोथेसिस जो है वो सही साबित नहीं हुआ तो आपको फिर दोबारा रिकॉग्नाइज करें अपने प्रॉब्लम्स को, अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन करें, एंड देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके ऊपर हाइपोथेसिस लिखें। हाइपोथेसिस करने के बाद आप फिर दोबारा उसको डिडक्ट करें। अगर डिडक्ट जो है वो फिर अगेन एंड अगेन जो है वो रॉन्ग आता जा रहा है, उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो आपको ये प्रोसेस तब तक जो है मतलब रिपीट करना है जब तक जो है आपका हाइपोथेसिस, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सही साबित नहीं होती या सही तौर पर एक्सेप्ट नहीं होती। अदरवाइज़ आपको आपका जो है प्रोसेस फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। एंड मैं फिर दोबारा इसको इंग्लिश में लिखूँगी, डिफाइन डिडक्शंस, ओके। और हाइपोथेसिस फार्मूलेशन के अंदर मैंने अंडरलाइन कर दिया है, उसको अंडरलाइन कर लिखें, उसके स्टेप्स नोट करें, उसको स्टेटमेंट होना चाहिए, उसको टेंटेटिव होना चाहिए, उसको अवेलेबल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, उसके बाद सिंपल होना चाहिए जितना हो सके, और इसको टेस्टेबल होना चाहिए और पोटेंशियली फॉसिबल होना चाहिए। इस तरह बनाओ कि ये गलती ना हो सके, वो टेस्ट करवा के बनाओ, मतलब उसको बार बार टेस्ट करो, बनाते जाओ। एंड डिडक्शन में क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस, द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शंस, ओके। डेफिनेशन है द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शंस। फॉर दिस पर्पज हाइपोथेसिस मे बी ट्रू। इससे अगर हम डिडक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब इस मकसद के लिए या तो हाइपोथेसिस हमारे पास सही है, और अगर सही है तो इससे जो रिजल्ट निकाला है वो एक्सेप्ट होगा।
अगर आप जो है हाइपोथेसिस जो है अगर वो ट्रू है और एक्सेप्ट हो रही है तो इससे जो रिज़ल्ट निकाला जाएगा वो सही साबित होगा। देन द बायोलॉजिकल मेथड के अकॉर्डिंग अगर जो है एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस ट्रू है और उसको जो है उसका हमने डिडक्ट निकाला है, उसका एक्सेप्ट किया है कि ये बिल्कुल ठीक है, तो सर्टन जो है उसके रिजल्ट निकाले जाएंगे, उसको फर्दर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अगर वो सही नहीं है, मैंने आपको भी यही बात उर्दू में एक्सप्लेन कर दी है या हिंदी में एक्सप्लेन कर दी है कि अगर आपका हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है, उसको फर्दर डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट करने के बाद उसके रिजल्ट्स निकालेंगे, रिजल्ट्स करने के बाद उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और फर्दर प्रोसीड करेंगे। और अगर आपका हाइपोथेसिस सही नहीं है तो आपको फिर दोबारा रिकॉग्नाइजेशन करने की ज़रूरत है, ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है, और हाइपोथेसिस जो है वो टू द पॉइंट और स्टेप्स के अकॉर्डिंग बनाना होगा, उसको स्टेप्स के अकॉर्डिंग उसको डील करना होगा। देन यू विल बी एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस विल बी क्रिएटेड। एंड यहाँ पर जो है मैंने डिडक्शन के अंदर लिख लिया है। एंड देन द इन बायोलॉजिकल मेथड इफ अ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल मेथड के अंदर वही बात मैं लिख रही हूँ। उसके बाद जो है रिडक्शन के बाद जो बात करने लगी हूँ मैं वो है एक्सपेरिमेंट की। ओके, एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या आता है कि एक्सपेरिमेंट के आपके पास एक 2 ग्रुप्स होंगे। पहला वो ग्रुप होगा जिसमें कंट्रोल होगा, जिसमें और दूसरा वो होगा जो एक्सपेरिमेंटर होगा, जिसमें आप जो है एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको चीज़ें इनपुट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बट वन जो होगा फर्स्ट ग्रुप होगा उसमें आप इन्वायरमेंट पर छोड़ दिए, भाई हमने ये जो है फर्स्ट ग्रुप जो है इस पर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, उसको हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोड़ देंगे, उसको इन्वायरमेंट के हैंडल कर देते हैं। तो क्या होगा, जितनी भी उसकी धूप, छाँव, बारिशें, जितने फैक्टर्स होंगे, रेन फैक्टर्स, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होंगे उस प्लांट के ऊपर या उस ग्रुप के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे, उसको हम कंट्रोल ग्रुप कहेंगे। लेकिन जो सेकेंड ग्रुप होगा उसमें हम एक्सपेरिमेंट ग्रुप रखेंगे, क्योंकि उसमें हम फिर अपनी मर्जी से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड करेंगे। आफ्टर comparing to the two groups, group 1 and group 2. Group 1 is the open group in control group and second group is the experiment group, and compare के ये जो इसमें कितने रिजल्ट्स निकले हैं, उसमें स्टैटिस्टिकल कितने होते हैं, उसमें रिजल्ट्स कितने होते हैं, उसमें क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन क्या होती है। और उसके बाद हम आज उसके बाद मैं ये बात करती हूँ, उसके बाद जो है मेरा स्टेप बाय स्टेप बात करती हूँ। एंड एक्सपेरिमेंट है, समराइजेशन है, उसके रिजल्ट्स हैं, उसकी रिपोर्टिंग्स हैं। और इसमें हम एक्सपेरिमेंट को मैंने फिर दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ, जो मैंने पीछे वाली चीज़ एक्सप्लेन की थी वही यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। ये बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू आर नॉट। अगर आपका हाइपोथेसिस जो है वो सही है फिर क्या करेगा, फिर बायोलॉजिस्ट जो होंगे वो आपके हाइपोथेसिस को देखते हुए एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, अगर एक्सपेरिमेंट सही है तो उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसकी डिडक्शन होगी, अगर एक्सपेरिमेंट सही है तो उसी एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसका एक्सपेरिमेंट होगा, उसी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उसका एक्सपेरिमेंट होगा। The deductions which are drawn from hypothesis are subjected to rigorous testing. Incorrect hypothesis और करेक्ट हाइपोथेसिस क्या होगा, उसमें हम एक्सेप्टेबल की बात करेंगे, मेक फर्दर प्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रोवाइड इम्पोर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट की बात करेंगे। मैं वही बात बार बार रिपीट हो रही है, बस ये बात जो है वो इंग्लिश में लिखी गई है और मैं उर्दू में रिपीट कर रही हूँ। अगर आपका हाइपोथेसिस जो है वो सही है और अपने स्टेप्स को फॉलो करता है और चीज़ें जो हैं सही जा रही हैं, उसमें हर चीज़ जो है वो टेस्टेबल है और फॉल्सिफाइड है, उसमें सिंपलिसिटी है, उसी के अंदर जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो गुड है और टेंटेटिव आइडिया है, जनरल स्टेटमेंट है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है डिडक्शन की है और आपका हाइपोथेसिस जो है वो सही साबित हो चुका है। सही साबित होने के बाद उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे और फर्दर जो है टेस्ट करेंगे। इफ़ योर हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट then it will be acceptable, it will be makes further predictions, it will be provide important way to further test
एंड टू मेक सम हाइपोथेसिस। उसके बाद जो 6 वाला स्टेप है समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट, उसमें जो है मैं क्या करूँगी कि जितना भी हमने एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स निकाले हैं उसको मज़ीद उसको निकाला है रिज़ल्ट को, तो क्या करेंगे उसमें जो है बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। क्या निकालेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और हाइपोथेसिस जो एक्सपेरिमेंट बाहर निकाला है उसको लिखा है, क्या करेंगे बायोलॉजिस्ट उस एक्सपेरिमेंट से एक क्वांटिटेटिव डाटा निकालेंगे और वो जो डाटा होगा वो एक एक्चुअल डाटा होगा और वो डाटा हम अरेंज करेंगे एंड कंपेयर करेंगे स्टैटिस्टिकली एंड टू ड्रा कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज स्टैटिस्टिकली एनालिसिस। वही बात चीज़ आ रही है कि समराइजेशन करेंगे रिज़ल्ट को और उसके अंदर हम क्वांटिटेटिव डाटा निकालेंगे, उस डाटा को हम अरेंज करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैटिस्टिकली और ड्रा करेंगे कंक्लूजन को बायोलॉजिस्ट को यूज़ करे स्टैटिस्टिकली एनालिसिस। और उसके बाद जो है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट की रिपोर्ट करेंगे। ये बहुत स्पीड कम है लिखने की जनाब, जल्दी लिखें और जो मैं बोल रही हूँ उसको याद भी करें, उसको जहन में रखें कि मैं क्या बोल रही हूँ, उसको एक एक बात को 10-10 दफ़ा रिपीट भी करना चाहूँ तो कर रही हूँ और ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और सिर्फ लिखना नहीं है, उसको समझना है, उसको याद करना है, उसको रिमेंबर रखना है पेपरों के बाद भी, ताकि आप जब किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, तो आप भी अपने स्टूडेंट्स को पूरी डिटेल से पढ़ा सकें, बोल सकें उन लोगों के आगे और चीज़ों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए आप लोगों को। ये मैं 6 वाला स्टेप जो है वो ऐड कर रही हूँ। उसमें जो है 6 वाला स्टेप जो है समराइजेशन ऑफ द रिज़ल्ट को हम अब उसको कंपाइल करेंगे, उसको समराइज़ करेंगे। समराइज़ करने में क्या होता है, बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से हम क्वांटिटेटिव डाटा को एक्चुअल गैदर करेंगे और डाटा जो है वो अरेंज होता है एंड कंपेयर्ड होता है स्टैटिस्टिकली टू ड्रा कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट्स आल्सो यूज स्टैटिस्टिकली एनालिसिस। और उसके बाद हम लास्ट वाला स्टेप करेंगे, उसमें है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। इसमें जो है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन डाटा आर अरेंज एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली and then the how to speed these things and how to explain the summarization of the result that are arranged and compare statistically। मतलब summarization result के अंदर हम biologists gather एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से जो है वो एक्चुअल गैदर करेंगे और डाटा जो है वो अरेंज होता है, कंपेयर करेंगे स्टैटिस्टिकली और टू ड्रा करेंगे और बायोलॉजिस्ट्स आल्सो यूज स्टैटिस्टिकली एनालिसिस। और बायोलॉजिस्ट है उस जो है डाटा को स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करेगा। उसके बाद रिपोर्टिंग द रिजल्ट, उसके बाद बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन साइंटिफिक जर्नल एंड बुक्स इन टॉक्स एंड नेचुरल international, national and international level. It allows other people to verify the result to allow solve their other problems. ये जो लास्ट वाला स्टेप है उसमें हम करेंगे रिपोर्टिंग करेंगे रिज़ल्ट की रिपोर्ट इस सेंस में करेंगे। इस जो रिज़ल्ट है इसकी जो पब्लिकेशंस करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर और दूसरे लोगों को हम ये कहेंगे एंड ये करेंगे कि जो हमारे पास रिज़ल्ट्स हैं, जो हमारे पास डाटा है, जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा है, उसको मज़ीद वेरीफाई करें ताकि हम आने वाले प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकें। ओके एंड मैं फिर दोबारा तमाम बायोलॉजिकल स्टेप्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में
एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी किया था और उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में स्टडी किया था। और अब आज के लेक्चर में मैंने हाइपोथेसिस को वाइंड अप की है और हमने डिडक्शन को वाइंड अप की है, हमने एक्सपेरिमेंट को वाइंड अप की है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट को वाइंड अप किया है और लास्ट वाला जो है रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट, जो कि कभी कभार पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि हमने उस रिजल्ट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद हमने दूसरे लोगों को ये कहना है कि प्लीज़ हमारे वेरीफाई करें इस रिजल्ट को टू solve the other problems, and these things is all important, or maybe sometimes some examiners give this long question, steps of the biological method to solve a biological problem, to give the exam, and maybe helpful for students to solve easily to these steps. And thank you so much class. मुझे ये कहते हुए बार बार बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं आती और आप चाहते हैं कि मज़ीद इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर मेरी बात की समझ नहीं आती आप मुझे कह सकते हैं टीचर हमें समझ नहीं आती, हमें आप मज़ीद समझाएं इस चीज़ को कैसे करना है, ताकि मुझे इंकरेज करें और मैं इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करूं और अच्छे वे में करूं, डायग्राम्स के अकॉर्डिंग करूं और आप लोगों के लिए आसानी पैदा करूं, ख़ुद भी समझूं, आप मुझे समझाएं, एक दूसरे को समझते हैं ताकि चीज़ें जो है मज़ीद अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो सके। एंड देन थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माई चैनल।